नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे हेरिडिटी की, आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता आपको पता है कि सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित हो जाते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के खोज की अगर हम बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है, जो कि ऑस्ट्रिया के महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने मटर के पौधे में 7 लक्षणों की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए थे। इनके जो 3 नियम हैं वो हैं प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, अव्यूहन का नियम। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोजोम द्वारा संतान में लाए जाते हैं। ये क्रोमोजोम न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा, पूछ लेता है कि क्रोमोजोम किसके बने होते हैं, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। अगर क्रोमोसोम के नाम की बात की जाए तो सर्वप्रथम 1888 में वाल्डेर महोदय ने दिया था। मैं आपको बता दूं कि जिन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की जो मूल इकाई है वो जीन कहलाती है। जीन, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि मूलभूत इकाई क्या है, तो वो जीन है। और जीन एक स्थिर संरचना है। ये भी पूछा जाता है कि जीन कैसी संरचना है, तो आप बताएंगे कि स्थिर संरचना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो एक प्लवमान या जीन के सिद्धांत की बात करते हैं। तो प्लवमान और जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। इस खोज के लिए उन्हें चिकित्सा का नोबेल भी दिया गया। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उसमें मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजान कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, जैसे गाल्जी बॉडी को गाल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो क्रियात्मक इकाई है इसको सिस्टर्नी कहते हैं, याद रखिएगा। लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। अगर लाइसोसोम की खोज की बात की जाए तो डी डोबे नामक आदमी ने इसकी खोज की थी। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की थी। एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है, किंतु कुछ पौधे जैसे बाउचेरिया व क्लाइडोफोरा है कि कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो इन पौधों का नाम याद रखिएगा, बाउचेरिया व क्लाइडोफोरा, जिनकी कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। डीएनए की खोज की बात की जाए तो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी तथा डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन व क्रिक ने दिया था। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। बात करते हैं पादप जगत की। मैं आपको बता दूं कि पादप जगत को 5 भागों में बांटने वाले महान मनोवैज्ञानिक का नाम व्हिटेकर था। याद रखिएगा, पूछ लेता है द 5 किंगडम सिस्टम दैट वे इन्वेंटेड बाय, तो आप याद रखिएगा 5 किंगडम सिस्टम दैट वे इन्वेंटेड बाय W.H. व्हिटेकर। तो आइए बात करते हैं घटपर्णी या नेफेंथीस का जो पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कैसा पौधा है? ये कीटभक्षी पौधा है। ये ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की जहाँ कमी होती है उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कह देते हैं, जो कि बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। बात करते हैं मरुद्भिद पौधे की। इसके अंतर्गत कैक्टस, मदार, ब्राटोफिलम आदि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण में उगते हैं। इनकी जड़ें प्रायः लंबी तथा तने छोटे होते हैं तथा ये भूमिगत होते हैं। जैसे आपने देखा होगा नागफनी, इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो मांसल तने में परिवर्तित हो जाती हैं, कंटकों के रूप में होती, ताकि जो पानी का है वो रिस्पायरेशन, वेपोरेशन या आप कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। बात करते हैं अदरक की। तो अदरक जो है प्रकंद का, आलू स्तंभ कंद का तथा लहसुन सलकंद का तथा सूरन जिमी कंद का उदाहरण है। याद रखिएगा, ये सब किसके उदाहरण हैं? तने के। शकरकंद का खाने योग्य भाग कौन सा है? जड़। गन्ना का तना खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है, अदरक का भी तना खाया जाता है, सलजम का जो है वो जड़ खाई जाती है और गाजर की भी जड़ खाई जाती है।
अगर बात करते हैं मटर, तो मटर लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय और शाकीय पौधा है। अगर गन्ना की बात करते हैं तो ये ग्रेमिनीथापोएसी कुल के अंतर्गत आता है। बात करते हैं गन्ना उत्पादन में, तो गन्ना उत्पादन में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो टॉप पर है। और बात करें अगर कि चीनी उत्पादन में, तो क्यूबा की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। क्यूबा टॉप पर है। बात करते हैं लौंग की, तो लौंग मिट्रेसी कुल का पौधा है। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया माना जाता है। यह पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। बात करते हैं एकिडीना व प्लेटिपस की, तो एक समान अंडे देने वाला स्तनधारी है। वह नीलगाटा भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। अब बात करते हैं कपि प्राणी जगत में, तो होमियोनोडाइडा महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं। एक हीन कपि जो छोटे आकार के कपि होते हैं, जैसे गिबन। ये यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हीन कपि कैसे कपि होते हैं, तो छोटे आकार के कपि जैसे गिबन। महाकपि बड़े आकार के होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटाउन तथा मनुष्य। नोट करिएगा, लंगूर कपि वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल है मेरे दोस्त। ये IAS 2008 की परीक्षा में पूछा गया था, याद रखिएगा। लंगूर कपि वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में आता है। बात करते हैं मोनेरा जगत की, तो इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि। आप कह सकते हैं कि नीले हरित शैवाल जितने भी होते हैं वो सब मोनेरा जगत में आते हैं। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा इस जगत के अंतर्गत यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे एल्गी, प्रोटोजोवन। इनका जो अध्ययन है वो साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और इसे स्वपोषी कहते हैं। कवकों में पर्ण रहित थैलोफाइटस होता है, ये परपोषी होते हैं। और कवकों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बता चुका हूँ। और कवक जो है खमीर और मशरूम एक प्रकार के क्या हैं? कवक है। लाइकेन क्या है? मिश्रित जीव है, जो कवक व शैवाल के बीच की कड़ी माना जाता है, लाइकेन, याद रखिएगा। और ये वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा सूचक है लाइकेन, याद रखिएगा। और लाइकेन पार्क भारत में सबसे पहला कहाँ खोला गया था? तो उत्तराखंड में खोला गया था। अब उत्तराखंड में कहाँ? नैनीताल में, याद रखिएगा दोस्त, पूछा जाता है परीक्षा में। आगे चलते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, जो कि जल में घुलित ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। बात करते हैं सर्दियों के दिनों में नदी व तालाब, झीलों में केवल ऊपरी परत ही जमती है, जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए मछलियाँ व अन्य जलीय जीव जमी हुई नदी की झील में भी जीवित रहती हैं, क्योंकि नीचे का जो पानी होता है वो तब जमता नहीं है। बात करते हैं सरीसृप वर्ग की, इसमें रेंगने वाले जंतु आते हैं, जैसे कछुआ, मगरमच्छ, सर्प। अधिकांश सर्प क्या हैं? विषहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। अगर हम बात करें भारत में कितने विषैले सर्प पाए जाते हैं, तो जो हमारा NCERT है वो 5 प्रकार के विषैले सर्पों को बताता है, जिसमें पहला है कोबरा, दूसरा है करैंत, तीसरा है अफैया और चौथा है आपका क्या कहते हैं, अफैया के बाद दुबोई जिसको कहते हैं। तो ये जो है 5 प्रकार के नहीं बल्कि 4 प्रकार के ही NCERT जो है सर इनको मानता है जहरीले सर्पों को, मेरे दोस्त याद रखिएगा चारों के नाम। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो चमगादड़ कैसा है? एक स्तनधारी प्राणी है, जो किसमें आता है? ये याद रखिएगा, चमगादड़ है तो मैमेल वर्ग का, लेकिन आता कहाँ है? आता है ये पक्षी वर्ग में। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है? 133 मीटर। अगर इसके वजन की बात करते हैं ब्लू व्हेल के, तो 180 मीट्रिक टन है। और ये ब्लू व्हेल हमारा क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया है, याद रखिएगा। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं समुद्री शेर, झील कोंका, वालरस, डुगोंग, गंगा डॉल्फिन, ये सारी क्या हैं? शाकाहारी स्तनधारी हैं। डुगोंग को हम क्या कहते हैं पता है? डुगोंग एक स्तनधारी मछली है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया था। तो डुगोंग को हम समुद्री गाय भी कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा। पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन की डुगोंग क्या है, तो समुद्री गाय है, सी काऊ, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव
गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया, अभी मैंने आपको बताया, और संकटग्रस्त IUCN की रेड लिस्ट में भी है। अब बात कर लेते हैं IUCN की। तो IUCN की स्थापना 1948 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। IUCN का जो कार्य है वो विलुप्त या विलुप्त के कगार पर या संकटग्रस्त जीवों का डाटा तैयार करना है, ताकि हम उनके लिए संरक्षण के लिए विशिष्ट और कारगर उपाय कर सकें मेरे दोस्त। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और आप निरंतर ऐसे ही वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करें दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराएं चैनल को। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।